कांग्रेस की सरकार थी और कांची पीठ के शंकराचार्य जैन सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद जो हालात बनने वाले थे या किस तरीके की समस्याएं देश में आने वाली थीं उन पर बात हो रही थी। ऐसे में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता खड़ा होता है और इसके बाद वो सीधे सपाट भाषा में बोलता है कि हर बार धर्मनिरपेक्षता की बेड़ियां हिंदुओं के गले में ही क्यों बांध दी जाती हैं, क्यों हर बार धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं की भावनाओं की बलि चढ़ा दी जाती है। अगर रमज़ान के 30 दिनों में किसी मुस्लिम धर्मगुरु को गिरफ्तार करने की हिम्मत हम में से किसी में नहीं है तो फिर क्यों कांची पीठ के शंकराचार्य जैन सरस्वती को गिरफ्तार करने जैसा फैसला किया गया जिससे हिंदुओं की इतनी बड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसके बाद जैन सरस्वती की रिहाई के आदेश आ गए। कौन था ये वरिष्ठ आदमी? इस वरिष्ठ व्यक्ति का नाम था प्रणब मुखर्जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी सत्याश, मैं हूं आपके साथ सत्यम। प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद से लगातार सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल्स हर तरफ प्रणब मुखर्जी की ही सूचनाएं, उनके बारे में जानकारियां, उनके किस्से हर तरफ सुनाए जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी आपके पास आ जाएं कुछ खास और रोचक किस्सों के साथ, जिसमें प्रणब मुखर्जी की ज़िंदगी से जुड़े हुए तमाम फ़लसफ़े भी होंगे और इनके साथ साथ प्रणब की ज़िंदगी की टाइमलाइन भी चलती रहेगी। 30 के आसपास पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले के मिराटी गांव में एक सामान्य से स्वतंत्रता सेनानी के घर में जन्मे प्रणब बचपन से ही पढ़ाई में बेहद प्रवीण थे। इनके पिता का नाम कामत कुमार मुखर्जी था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और काफ़ी अग्रण पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 साल जेल में बिताए थे तो कामत कुमार मुखर्जी ने 12 साल तक सजा काटी थी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए। प्रणब मुखर्जी बचपन से ही काफ़ी प्रवीण थे पढ़ने में, इतने कि उनके गांव के मिराटी के प्राथमिक विद्यालय में जब पढ़ाई के लिए उनका दाखिला कराया जाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम इससे बड़े वाले स्कूल में पढ़ेंगे। अब इससे बड़ा स्कूल तो बगल के गांव में था, लेकिन उस गांव में समस्या ये थी कि वो स्कूल कक्षा 5 से था। मतलब ये पढ़ते थे 2 में, उस समय नर्सरी एलकेजी यूकेजी तो होता नहीं था, और स्कूल था 5 से। तो अब 5th क्लास में पढ़ाई शुरू कैसी की जाए, 2nd क्लास का बच्चा 5th क्लास में कैसे जाए। आखिरकार इनके पिता इन्हें लेकर उस स्कूल के हेडमास्टर से मिलने गए। टीचर से बात की तो अध्यापक ने कहा कि अच्छा, बच्चा 3rd में है और 5th में पढ़ने की बात कर रहा है, तो चलो इसकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने 5th के स्टैंडर्ड के सवाल लगवाए, मैथ लगवाई, कुछ अंग्रेजी से जुड़े हुए सवाल पूछे और आश्चर्य तब जब प्रणब ने इन सारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए और प्रणब 3rd और 4th क्लास पार करके सीधे 5th में एडमिशन लिए। और इस तरीके से 2 सालों का गैप प्रणब की एजुकेशन लाइफ में आप कह सकते हैं, जो प्रणब की जिद के कारण हुआ था। पढ़ाई में प्रवीण थे, इसके बाद एमए किया, बीए किया। अब एमए किया तो बीए तो करेंगे ही। फिर इसके बाद इन्होंने एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। एलएलबी करते करते ही शुभ्रा मुखर्जी से दोस्ती हो गई। दोस्ती की बात अपनी दीदी को बताई और दीदी से बात घर में गई। फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से शुभ्रा और प्रणब की शादी हो गई। शादी के बाद 2 बेटे और 1 बेटियां हुई। पहली बार 1967 से राज्यसभा के टिकट पर नई दिल्ली पहुंचे और इसके बाद इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई। इंदिरा गांधी ने इनकी प्रतिभा पहचानी और इसके बाद इन्हें पहले कैबिनेट मंत्री में जगह दी, फिर वाणिज्य मंत्री भी बनाया। इसके बाद 1980-81 में ये केंद्रीय वित्त मंत्री का पद भी संभाल चुके थे और 1983-84 में यूरोजोन पत्रिका ने इन्हें दुनिया के सबसे अच्छे फाइनेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड का टैग दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी के इतने भरोसेमंद प्रणब मुखर्जी ये कहते थे कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तब आई थी जब उन्होंने राज्यसभा में अपना पहला भाषण दिया था और इस भाषण के बाद इंदिरा ने खुद उनकी पीठ थपथपाई थी। इंदिरा से इतने साथी बड़े होने के बावजूद प्रणब मुखर्जी जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है तब राजीव गांधी से मतभेद के शिकार हो गए थे। हालांकि ये मतभेद शुरू से नहीं थे, जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ तब राजीव और प्रणब साथ में पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। लेकिन जैसे ही बीबीसी पर खबर सुनी, इसके बाद प्रणब और राजीव दोनों दिल्ली आए और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आने लगीं कि शायद प्रणब मुखर्जी ही अब इंदिरा गांधी के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। प्रणब की ज़िंदगी में ऐसे 3 मौके आए
जब वो प्रधानमंत्री बनने के बिल्कुल करीब थे लेकिन बन नहीं पाए। उनकी बेटी ने, जो शर्मिष्ठा मुखर्जी थी, उन्होंने भी कई बार इस बात पर जिक्र किया है और स्वयं प्रणब ने भी अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया है कि प्रणब की ज़िंदगी का जो एकमात्र कसक कहें या उनकी एकमात्र चीज़, एकमात्र उपलब्धि जिसे वो पाना चाहते थे, नहीं पा पाए, वो था प्रधानमंत्री का पद। और इसके लिए वो कहते हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदार थी मेरी भाषा, चूँकि मुझे हिंदी नहीं आती थी और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना है तो अच्छी हिंदी तो आपको आनी ही चाहिए। लेकिन 84 में राजीव गांधी प्रणब मुखर्जी की जगह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा तब जब राजीव गांधी ने प्रणब को अपने मंत्रालय से, अपने मंत्री परिषद से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, अपने कैबिनेट में भी स्थान नहीं दिया। प्रणब खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा। मेरे पास कॉल भी नहीं आई, मैं कॉल का इंतज़ार करता रहा। जब मुझे पता चला कि मुझे कैबिनेट से निकाल दिया गया है, मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। प्रणब अपने किताब में लिखते हैं कि राजीव मौका दे रहे थे उन लोगों को अपने ऊपर प्रभाव जमाने का जो मेरी बुराई राजीव से कर रहे थे, और मैं भी बहुत ज़्यादा निराशा में डूब गया था और निराशा को संभाल नहीं पाया था। इसके बाद राजीव से मतभेद होने के चलते राजीव ने इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में इन्होंने 86 में खुद की एक पार्टी बनाई, नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस। फिर 88 में राजीव गांधी से मुलाकात के बाद प्रणब की कांग्रेस में वापसी हो गई, लेकिन प्रणब के असली दिन बहुरे। 1988 से ही प्रणब की कांग्रेस में वापसी हो गई थी, लेकिन प्रणब के दिन बहुरे 1991 की पीवी नरसिम्हा राव सरकार में, जब उन्होंने इन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया और बाद में केंद्रीय मंत्री का पद भी मिला। फिर 96 से 2004 तक कांग्रेस लगातार सत्ता से दूर रही और इस दौरान प्रणब मुखर्जी का कद कांग्रेस में लगातार बढ़ता गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि प्रणब मुखर्जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ऐसी थी। प्रणब मुखर्जी किसी खास विचारधारा से नहीं आते थे, इसीलिए हर पार्टी में उनके शुभचिंतक थे और हर पार्टी के नेताओं के लिए वो भी शुभचिंतक की ही तरह थे। हर पार्टी में उनके लिंक थे, हर पार्टी के लोग उनसे प्यार करते थे, इसीलिए जब भी समझौते बनाने की स्थिति होती थी तब हमेशा प्रणब आगे होते थे। मैंने आपको बताया था कि प्रणब की ज़िंदगी में 3 मौके आए जब वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। पहला मौका तो था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, दूसरा मौका था जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, और तीसरा मौका आया 2004 में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। न्यूज़ चैनल से लेकर अखबारों तक हर तरफ यही सुर्खियां थीं कि सोनिया के मना करने के बाद नंबर 2 यानी प्रणब मुखर्जी ही प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। लेकिन ऐन मौके पर मनमोहन सिंह का नाम आ गया और प्रणब इस बार भी प्रधानमंत्री पद पर आते आते रह गए। लेकिन वित्त मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक के पदों को संभालकर प्रणब ने अपनी वर्सेटैलिटी पूरे देश को दिखा दी थी। प्रणब ने अपनी बुद्धि परखता, अपने ज्ञान के सहारे देश के कुछ उन चुनिंदा राजनेताओं में अपना स्थान बना लिया था जो पार्टी और दल बदल के कीचड़ से दूर होते हैं। इसके बाद 2012 में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया और राष्ट्रपति बनने के बाद प्रणब मुखर्जी लगातार राजनीति से जुड़े रहे। कई बार ऐसी चीज़ें कही जाती हैं कि राष्ट्रपति पद पर किसी राजनीतिक व्यक्ति को बैठना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने यह साबित कर दिया कि अगर अच्छी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सकारात्मक राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो राष्ट्रपति बनने पर देश का भला ही होता है। प्रणब मुखर्जी ने यह बात साबित भी की कि वो कितने ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखने वाले व्यक्ति हैं। जब उन्हीं के सामने उनकी सरकार चली गई 2014 में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी मिले, फिर भी नरेंद्र मोदी और प्रणब दा के बीच की नज़दीकियाँ आपने हर मंचों पर देखी होगी। नरेंद्र मोदी स्वयं उन्हें पिता तुल्य मानते थे और प्रणब ने भी कभी अपना स्तेय दिखाने से पीछे नहीं रहे। इसके बाद आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी पूर्व राष्ट्रपति का भाषण होने जा रहा था और इस ऐतिहासिक दिन के गवाह कहें या इस ऐतिहासिक दिन को बनाने वाले प्रणब दा ही थे। प्रणब मुखर्जी इस देश के पहले राष्ट्रपति थे जो आरएसएस के शिविर में गए, लेकिन आरएसएस के शिविर के मंचों पर उन्होंने जो बातें कहीं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, बजाय इसके कि वो संघ में क्यों गए और क्यों नहीं जाना चाहिए था। इन विवादों में पड़ने के बजाय अगर हम उस भाषण को सुनेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि वो संघ के मंच पे थे या संसद के पटल पर उनकी सोच एक ही थी। वहाँ पर प्रणब ने भाषण दिया और कहा कि आप सभी ये समझ लें कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म, किसी एक बोली, किसी एक भाषा के अंतर्गत आने वाला राष्ट्र हो ही नहीं सकता है। इस देश में 1600 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं, 122 से ज़्यादा भाषाएं हैं और 7 से ज़्यादा बड़े धर्मों, बड़े संप्रदायों के लोग यहाँ पर आस पड़ोस में रहते हैं। ऐसे में पिछले 50 वर्षों के अपने राजनीतिक जीवन की अनुभवों के आधार पर मैं यहाँ आप सबसे कहना चाहूँगा कि इस देश की ताकत बहुलतावाद में है, इस देश की ताकत आपस में जुड़ाव से है, इस देश की ताकत एकता से है, इस देश की ताकत अनेकता में एकता से है, इस देश की ताकत विविधता में है, इस देश की ताकत धर्मनिरपेक्षता में है, न कि किसी एक बोली, एक भाषा और एक धर्म को दूसरी बोली पर, दूसरे धर्मों पर, दूसरे संप्रदाय पर थोपने से। ये एक बहुत बड़ा संदेश था जो संघ के मंच से दिया गया था, जिसे आप सबको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और अंत में प्रणब दादा की दुखद निधन की सूचना आती है हम सब के पास, जिससे पूरा भारतीय राजनीतिक पटल एक बार फिर से शून्य की तरफ देख रहा है, क्योंकि जो शून्य प्रणब मुखर्जी के जाने से बना है वो इतनी आसानी से भरेगा नहीं। जो रिक्त स्थान प्रणब मुखर्जी छोड़ गए हैं वो इतनी आसानी से भरेगा नहीं, क्योंकि प्रणब दादा ऐसे लोग विरले ही होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।